सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी शुक्रिया। आपको और आपको आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि सर मैं अग्निवीर हूं और 50% तक बीएसएफ में, सीआरपीएफ में ले रहे हैं, लेकिन मैं एयरफोर्स में हूं और एयरफोर्स में कम हाइट वाले भी मैं भर्ती हो गया हूं। टेक्निकल में मेरी हाइट कम है, लेकिन अब जब मैं बाहर आऊंगा तो क्या मुझे बीएसएफ, मेरी हाइट कम है, बीएसएफ मुझे ले लेगी, सीआरपीएफ मुझे ले लेगी, मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं तो टेक्नीशियन हूं, हाइट भी मेरी कम है और बीएसएफ का एक मापदंड है कि उससे उस हाइट से ज्यादा ही उन्होंने लेने हैं। तो उसने सवाल पूछा है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस पे थोड़ी बातचीत करूं। ये बीएसएफ के जो टेक्नीशियंस हैं उनके सामने बहुत बड़ा सवाल है कि आप कहां जाएंगे। देखिए राजेश, इस सवाल को हमें दो तरह से देखना चाहिए। जी पहली चीज तो ये है कि जो एयरफोर्स का या नेवी का जो टेक्नीशियन है, जी जो एक इतना स्किल्ड व्यक्ति है, वो पहली बात तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए। कम से कम उसको 20 साल या 15 साल मिनिमम उतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपने उसको तैयार किया है तो उसका इस्तेमाल भी तो आप करें। लेकिन जी अब ये अग्निवीर स्कीम में ये संभव नहीं है। देखिए, कई जगहों से ये इनपुट आया है और ये एयर चीफ ने भी और एयरफोर्स के बड़े बड़े अधिकारियों ने इस बात को उठाने की कोशिश करी है कि कम से जी कम एयरफोर्स के टेक्नीशियंस के मामले में ये अग्निवीर का 25% का जो ब्रैकेट है उसको खोलना पड़ेगा। काम बिल्कुल चलेगा नहीं। और जो जितने लोग भर्ती हो रहे हैं टेक्नीशियंस और जितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से अगर लोग रुकेंगे ही नहीं, उनको 75% को बाहर कर दिया जाएगा, तो आने जी वाले दिनों में एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। और एयरफोर्स एक ऐसी नौकरी है जहां पर आप इस गैप को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आने वाले भविष्य में तो जिस तरह वर्ल्ड के हालात हैं, आपको हर समय एक अच्छा खासा चंक चाहिए टेक्नीशियंस का, जो कि हाई स्किल्ड हो और उनके पास एक्सपीरियंस भी हो। अग्निवीर ने ओके इस एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। अब सवाल के दूसरे पहलू में आते हैं। जो आपने कहा कि जो 50% सीएपीएफ में रिजर्वेशन दे रहे हैं, पहले 10% कहा गया था, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तो उसको 50% कहा गया। अब जी 50% बीएसएफ में देने का मतलब है, मैं इस चीज को मैंने भी ये जो आपके भाई ने जिससे सवाल पूछा है, इस पर मैंने भी कुछ दिन पहले ही विचार किया था कि बीएसएफ में आप एयरफोर्स के एक टेक्नीशियन को जिसकी 165 167 हाइट है, वो जी कैसे जा सकता है, और बीएसएफ उसको कैसे लेगी। तो बाद में जो खाका निकाला सीएपीएफ ने, उसमें ये चीज लिखी तो है कि जो एक एयरफोर्स का टेक्नीशियन है उसको हम नॉर्मल जनरल ड्यूटीज में बीएसएफ में नहीं लेंगे। उसको हम बीएसएफ के अंदर भी कुछ टेक्निकल उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ओके कम्युनिकेशन के विभाग हैं, कुछ ऐसी जगह जहां पर टेक्नीशियंस की आवश्यकता होती है, वहां पर इनको खपाया जाएगा। और उस आर्टिकल में लिखा भी था कि वहां पर हाइट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, क्योंकि उनको जनरल ड्यूटीज नहीं कराई जाएंगी, उनको बीएसएफ के वो काम नहीं कराए जाएंगे जो कि एक नॉर्मल बीएसएफ के सोल्जर से कराए जाते हैं। तो वहां पर एक डिवीजन रखा गया, लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। देखिए, थियोरेटिकली कहना बहुत अच्छा लगता है कि हम जी एयरफोर्स के टेक्नीशियन को बीएसएफ में या असम राइफल में या कहीं पर भी, जितने भी सीएपीएफ है, सिविल पुलिस में, वहां पर रख लेंगे। लेकिन आप उनसे काम क्या करवाइएगा? तो दोनों, मैंने इसलिए दो तरह की बातें कही कि जिस व्यक्ति की जहां पर जरूरत थी वहां पे आपने उसको रखा नहीं, उसको बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद वो क्या उस स्किल को लेकर के बीएसएफ में कैसे सर्व करेगा, उसका भी आपने कोई रूपरेखा केवल स्पष्ट नहीं करी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये आपको तभी पता चलेगा जब ये लॉर्ड सीएपीएफ में जाएगा, उनसे क्या काम लिया जा रहा है, उस टेक्नीशियन से जो कि सुखोई 30 राफेल या फिर मिग 29 जैसे एयरक्राफ्ट में काम करके आया है। वो सीएपीएफ में, असम राइफल में या फिर जो भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, वहां पर उसको किस तरह के टेक्निकल काम दिए जाएंगे, ये देखने वाला विषय होगा। और धीरे धीरे चीजें खुल के सामने आएंगी। अभी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो आदमी जो एयरफोर्स में टेक्नीशियन रहा 4 साल, वो अगर सीएपीएफ में जाकर के या रेलवेज में जाकर के कोई टेक्निकल काम संभालेगा तो वो गलत जगह पर है। जिसने इतनी हाई स्किल्ड लेबोरेटरीज में काम किया है, जिसने इतने हाई स्किल्ड इक्विपमेंट्स के ऊपर काम किया है, उन इक्विपमेंट्स पे काम करने के बाद आप रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप गलत जगह पर आए हुए हैं। लेकिन सरकार को यही मंजूर है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ये इस तरह के सवाल उठते रहने चाहिए और उस भाई को साधुवाद है जिसने इस विषय को उठाया है। और इसके ऊपर हम लोग बात करते रहेंगे और ये बात करें। इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि ये जो टेक्नीशियंस हैं, जिनकी हाइट भी कम है, जो जनरल ड्यूटीज में नहीं लगाए जा सकते हैं, तो उनको किस तरह से एडजस्ट करेगा जो भी बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, ये लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ये सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो ये मानिए एक बहुत बड़ा एक इश्यू बनेगा इस चीज का। और मुझे पूरा विश्वास है कि सेंट्रल फोर्सेस
जितने भी हैं, चाहे सिविल पुलिस ही क्यों ना हो, ये सारी की सारी इस चीज को समझेंगी और उसको उसी हिसाब से काम का विभाजन करेंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है जहां तक मैंने अभी तक देखा है। एक चीज और जो मैं समझना चाहूँ, क्योंकि आपने एक लंबा सर्व किया सर एयरफोर्स में, जो देखिए सेंटर में जितना सीखना होता है उतना सीखता है, लेकिन बाकी जो है वो अपने हमारे यहाँ यूनिट में आकर सीखता है। क्या अब जो वक्त है उस्तादों का वो सिखाने में ही चला जाएगा? जब तक वो सीखेंगे, जब तक लगेगा कि इस काम में परफेक्ट हो गया है, हमें भरोसा होगा कि वो इंडिविजुअल उस काम को अब कर सकता है, तब तक वो बाहर का रास्ता चला जाएगा। फिर एक नया बैच आ जाएगा, आपको उसको सिखाना है। फिर वो बाहर जाएगा, तब तक दूसरा बैच आएगा, आपको उसको सिखाना है। राजेश, मैंने इशारा किया ना कि ये जो लोग जो नए आएंगे और जो लोग निकल रहे हैं, इसके बीच में जो गैप है वो कैसे आप फिलअप करेंगे, ये तो एयरफोर्स और नेवी और आर्मी तीनों को सोचना पड़ेगा। अगर अग्निवीर कंटिन्यू रहता है तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है अगले दशक में, क्योंकि जिस तरह से मशीन पे आपको इंसान चाहिए वो इंसान नहीं मिलेंगे, एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने खुद 20 साल एयरफोर्स में सर्व किया है और उसमें से 10 से 12 साल मैंने जो हाईटेक एयरक्राफ्ट थे उनके ऊपर काम किया है, बड़ी बड़ी लैब्स में काम किया है, तो मुझे पता है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और वहां पर किस तरह का आपको काम कर। आप रैंडमली किसी भी नए बच्चे को 4 साल 5 साल नौकरी करा करके उन लैब्स में उन एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। आपको वो एयरक्राफ्ट एक सिर्फ एक मशीन नहीं है, आपकी युद्ध लड़ने की एक बहुत बड़ी एक क्षमता दिखाती है। वो एक अत्याधुनिक चीज है। उसमें जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, आपको आईआईटीज के बच्चे जो हैं वो भी बड़ी बेचैनी से बड़े हतप्रभ होकर देखते हैं कि ये लड़के जो आईआईटी की डिग्री नहीं लिए हैं। मैं एक टेक्नीशियन था, मैं अपना इसीलिए मैं छेड़ा है। आई वॉज सर्विंग इन दिल्ली में, मैं एक लैब में काम कर रहा था। वहां पर विजिट कराने के लिए आईआईटी दिल्ली के बच्चों को लाया गया था कि देखिए ये मशीनें हैं, ऐसी ऐसी मशीनें एयरक्राफ्ट में लगती हैं, इनको ऐसे बनाया जाता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो बच्चे हमारे पास आए। मैं उस समय एक नया रिक्रूट ही था, मुझे 5-7 साल नौकरी हुई थी और मैं भी उस समय सीख ही रहा था। तो वो आईआईटी के बच्चे हमको बड़ी हैरत से देख रहे थे कि जिन मशीनों के बारे में आईआईटी में हमको केवल दूर से दिखा दिया जाता है, ये फलाना मशीन है और इस मशीन में ऐसे काम किया जाता है, इसका थ्योरी बताई जाती है। वो आश्चर्यचकित थे कि अरे बाप रे, आप लोग इस मशीन को अपने हाथों से छू रहे हैं, इन पे काम कर रहे हो, इनके ऊपर आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। तो अब आप समझिए कि उस स्किल के बच्चे को आपको अगर दिखाना है और बाहर कहीं एडजस्ट करना है, तो ये इस चीज के बारे में आपको आपकी एयरफोर्स को, आपकी नेवी को, आपकी आर्मी को सोचना पड़ेगा। सिर्फ एयरफोर्स और नेवी की बात छोड़ दीजिए, आपकी आर्मी खुद इस तरह जिस तरह से हाईटेक रिवोल्यूशन की तरफ जा रही है, एयर डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं, एयर विंग बन चुकी है, कम्युनिकेशन के मीन्स के ऊपर तमाम तरह काम हुआ है, एआई वगैरह आ चुके हैं, तो आपको हर जगह पे हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस चाहिए। अब उन टेक्नीशियंस को आपको अगर 4 साल में बाहर कर देंगे तो पहली बात तो वो सीख नहीं पाएगा, और अगर सीख नहीं पाएगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप उस गैप को, उस वाइड को कैसे भरेंगे? क्या आपके पास क्या इसकी पिक्चर है और आप कैसे इसको करेंगे? कोई नहीं समझ रहा। मुझे तो बड़ा एक आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी ये योजना लाई गई और उस पर भी अभी तक कई साल हो गए हैं और उसके ऊपर से कोई ऐसा सेनाओं की तरफ से निकल के आ नहीं रहा कि भाई इस पर सुधार तो करिए, आप मत चेंज करिए, सुधार करिए। 4 साल की नौकरी को कम से कम 10 साल करिए। 25% जो आप रख रहे हो इनटेक, उसको कम से कम 50 या मैं तो कह रहा हूँ 75% तो करना ही चाहिए कि वो लोग रहें। 25% को आप ठीक है साइड लाइन कर दीजिए। और देखिए, जो मैं गैप की बात कर रहा हूँ वो तभी फिलअप होगा जबकि 75% कम से कम रखी जाए, और 25% को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग उस लेवल के नहीं है, ये वैसा काम नहीं कर सकते, तो आप उनको बाहर कर दीजिए, आप कुछ पैसा दे करके। जब तक ये नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती है। और अब तो बस उम्मीद ही करी जा रही है कि भाई कभी सरकार की नींद खुलेगी, कभी हमारे जो भी कर्णधार हैं उनके दिमाग की बत्ती जलेगी और काम हो जाएगा। जी, मैं एक जनरल साहब से बात कर रहा था इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार सरकार की नींद खुले ना खुले, लेकिन हमारे जो जनरल्स हैं, बड़े बड़े जिन्होंने स्टार लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टियों में रहे हैं, कम से कम वो तो बोले, वो भी चुप बैठे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं तो राजेश इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, इसमें खत्म करता हूँ। इसमें जब जिस समय ये निर्णय लिया जा रहा था, हमारे तीनों आर्मी चीफ, एयरफोर्स, नेवी चीफ, इन्होंने इसके लिए मना क्यों नहीं किया? और मना किया तो ये स्पष्ट रूप से ये क्यों नहीं कहा कि ठीक है आप ला रहे योजना, लाइए, 2 से 3 साल हम इसको देखेंगे, अगर ये हमें सुइटेबल नहीं लगी तो हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस तरह की बातें क्यों नहीं आई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या हो क्या रहा है इस देश में? खैर, लेट अस सी, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो फिर आप अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की तरफ देखिए, और देखिए वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर कौन बैठे हैं, आप समझ जाएंगे अपने आप। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। एक पॉइंट और जो मैं रेज करना चाहता हूँ।